हेलो स्टूडेंट्स, अत्रि नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 विज्ञान का टॉपिक अध्ययन करेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। आप जानते हैं कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि वातावरण में इस पृथ्वी पर लगभग 116 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। उनमें से कुछ तत्व प्राकृतिक है, कुछ कृत्रिम है। और जब ये तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करते हैं तो वो मिलकर बना लेते हैं यौगिक। जैसे मैं कहूं, पानी जो है एक यौगिक है और पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। पानी का यदि मैं सूत्र लिखूं तो आप कहेंगे क्या होता है, H2O। तो ये दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु आपस में मिलकर जल का एक अणु बना रहे हैं। यानी यदि हम देखें तो मैंने कहा था एक निश्चित अनुपात, तो वो इस केस में, जल के केस में वो निश्चित अनुपात क्या हुआ, 2:1। यानी तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना लेते हैं यौगिक। तो यौगिक बन गए तो यौगिकों की संख्या बहुत सारी होगी। ये बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा कि जो अंग्रेजी का अल्फाबेट है उसमें ABCD कुल 26 लेटर है, और ये जब लेटर आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं वर्ड, शब्द। और शब्द जब बना लेते हैं तो असंख्य शब्द बन जाते, इतना बड़ा शब्दकोश है, डिक्शनरी इतनी मोटी हो जाती है, शब्दों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। तो यही यहाँ पर तो 116 तत्व हैं, और ये 116 तत्व जब भिन्न भिन्न अनुपात में आपस में मिलते हैं कभी प्रकृति में, तो ये मिलके बनाते हैं यौगिक। तो हमारे पास आज जितने भी यौगिक ज्ञात हैं, उन यौगिकों के यदि हम देखें, व्यवहार को देखें, तो भाई उनका व्यवहार या तो अम्लीय हो सकता है, या क्षारीय हो सकता है, या लवणीय हो सकता है, और कुछ का उदासीन भी हो सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर जो यौगिक हैं उन्हें हम 3 उनके व्यवहार पर, जैसा वो प्रदर्शित कर रहे हैं रासायनिक व्यवहार, उस आधार पर हम उन्हें 3 भागों में बांट रहे हैं, अम्ल, क्षार और लवण। इस टॉपिक में हमें इन्हीं का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्लों की, यानी एसिड्स की। अम्ल, एसिड्स, अंग्रेजी में इन्हें एसिड्स कहते हैं। सामान्य गुण की यदि मैं बात करूं तो सामान्य गुण में आपने देखा है कि भाई आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस तक कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। यदि मैं अम्ल का कोई गुण सामान्यतः आपसे पूछूं तो आप सामान्य व्यवहार के आधार पर बता दोगे कि भाई जो अम्ल स्वाद में, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या है, अम्ल है। इनका स्वाद खट्टा है। अब खट्टा स्वाद अगर आप अपने आसपास देखें तो आप कहेंगे सर खट्टा स्वाद तो कुछ फलों में होता है। यस, उन फलों में वो खट्टा स्वाद उसमें पाए जाने वाले अम्ल के कारण है। जैसे एक सबसे प्रमुख है नींबू। आप कहेंगे सर नींबू खट्टा होता है, बिल्कुल ठीक है, नींबू खट्टा होता है क्योंकि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल है, साइट्रिक अम्ल। आप कहेंगे इमली भी खट्टी होती है। यस, इमली खट्टी होती है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर खट्टा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चींटी डंक मारती है, चींटी जो डंक मारती है स्टूडेंट्स, तो चींटी के डंक में भी एक प्रकार का अम्ल है जिसे कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। अम्ल का नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो चींटी में भी अम्ल है, मक्खन में अम्ल है, ब्यूट्रिक अम्ल होता है। तो ये तो वो अम्ल है जो हमें आसपास मिलते हैं और वो स्वाद में हमें खट्टे लगते हैं। दूध भी खट्टा हो जाता है, तो दूध बाद में खट्टा होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड, दही भी खट्टी होती है तो लैक्टिक एसिड की वजह से। तो यानी हर एक वो पदार्थ जो खट्टा होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है,
अम्ल है जो उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो एक सामान्य परिभाषा हो गई कि अम्ल की। आपने वहां पर ये भी पढ़ा था कि अम्ल जो है एक जो इंडिकेटर है लिटमस पेपर, कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, कि ये पहचान है अम्ल की। इन इंडिकेटर्स पर भी हम आएंगे, है ना, इन्हें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ये लिटमस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, संकेतक क्या होते हैं। लेकिन आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो किसके बारे में है, अम्ल के बारे में। तो अम्ल की ये तो सामान्य पहचान है, लेकिन अलग अलग प्रकार के अम्ल हमें दिखने को मिलते हैं। तो चाहे वो ब्यूट्रिक अम्ल हो, टार्ट्रिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल हो, एसिटिक अम्ल हो, सिरके में पाए जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल है ना। तो ये सब अम्ल जो हैं, इन सब की कुछ खास बातें हैं जो सब में कॉमन है। अम्लों में एक विशेष वो गुण जो सब में कॉमन है, और उसी आधार पर हम उन्हें परिभाषित करेंगे कि भाई वह क्या बात है, वो क्या चीज है कि जो सभी अम्लों में पाई जाती है, सब अम्लों में कॉमन है, और वही अम्ल की परिभाषा बनती है। यदि मैं अम्ल की परिभाषा के बारे में बात करूं, डेफिनेशन के बारे में बात कहूं आपकी, तो ये स्वाद में खट्टा होना जूनियर लेवल तक तो सही है, या कोई एक कैरेक्टरिस्टिक होना तो सही है, लेकिन हम इसे परिभाषित करने के लिए हमें कोई इसे केमिकल बेस हम इसका चुनना पड़ेगा। तो क्या है भाई अम्ल? वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में, जब उन्हें जल में घोला जाता है, यानी जलीय विलयन का मतलब जब किसी अम्ल को उठा के जल में घोला जाता है, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते थे, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी वे सभी पदार्थ जो जल में घोलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन दे दें, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अभी हम इसे देखेंगे और ज्यादा। भाई जल है, जैसे सपोज कीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl, HCl है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसका रासायनिक नाम है। अगर हम HCl का सामान्य नाम देखें, सामान्य भाषा में इसे कहते हैं नमक का अम्ल, क्योंकि नमक से बना लिया जाता है, इसलिए इसे नमक का अम्ल भी कहा जाता है, नमक का अम्ल। और HCl को जब जल में घोलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन ये दे रहा है। ठीक है, ये तो इसका जब कोई पदार्थ आयनों में टूटता है तो उसे हम कहते हैं उसका आयनन हो गया। जब भी कोई यौगिक आयन में टूट जाता है तो हम कहते हैं उसका आयनन हो गया। और जितने भी अम्ल हैं, जब वो कौन सा आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। लेकिन यहां पर पानी ऑलरेडी है, H2O में घोला है हमने, इसे पानी में घोला है, तभी ये आयन देंगे, बिना पानी के आयन नहीं देंगे। तो ये क्या होता है, H आयन इस पानी के साथ क्रिया करके H3O+ बना लेता है, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि ये सभी में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोनियम आयन है अल्टीमेटली वो हमें मिला है। इस हाइड्रोनियम आयन को लिखने के लिए H+ ब्रैकेट में AQ एक्वस ऐसे लिख देते हैं। क्लियर? तो हम कह सकते हैं, तो अम्ल की क्या परिभाषा बनी, हम कहेंगे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, कुछ बच्चे हाइड्रोजन आयन लिख देते हैं तो वो हम सही मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको ये लिखना है जो जलीय विलयन में H+ एक्वस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल की पहचान हुई कि भाई अम्ल जो है जलीय विलयन में कौन से आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। अभी हम बाकी में देखेंगे, मैंने समझाने की दृष्टि से आपको बताया, तो हम एक एक करके सभी अम्लों में देखेंगे कि भाई ये क्या, कौन सा आयन इनके द्वारा दिया जा रहा है। अगर वो हाइड्रोजन आयन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो अम्ल नहीं है। अम्ल की एक परिभाषा दी गई कि वो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देंगे या H+ एक्वस जैसे लिखा जाता है उस प्रकार का आयन वो देंगे। इसे जरा मैं थोड़ा सा डार्क लिखूंगा।
तो भाई अम्लों का गुण हो गया, एक यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक होगी कि वो H प्लस एक्वस आयन जो है अम्ल देंगे। जैसे ये कौन सा अम्ल है, HCl को अगर हम लिखें तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसा मैंने इसके बारे में भी बताया आपको। और ये जलीय विलयन में जब टूटता है तो ये टूट जाता है H आयन प्लस क्लोराइड आयन में। ये हाइड्रोजन आयन है, ये क्लोराइड आयन है, और मैंने बताया था ये हाइड्रोजन आयन जल्दी ही हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, लेकिन इस पदार्थ ने तो हाइड्रोजन आयन दिया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। कौन सा अम्ल है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। जब ये जल में मिलाया जाता है, इसको जल में विलयन बनाते हैं, तो ये देता है सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन दिए और ये सल्फेट, क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन दे दिया है इसलिए ये क्या है, अम्ल है। तीसरा अम्ल है नाइट्रिक अम्ल। इसके मैंने दूसरा नाम, सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल, सल्फर है इसमें। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। और सामान्य भाषा में इसे शोरे का अम्ल भी कहते हैं। ये सामान्य नाम इसलिए बताए हैं जिसे आपको याद रहे, शोरे का अम्ल। और जब इसे जल में विलय किया जाता है तो इसका आयनन हो जाता है, ये हाइड्रोजन आयन देता है और नाइट्रेट आयन देता है। इसी प्रकार से है कार्बोनिक अम्ल, H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। ये पानी में घुलेगा तो 2H प्लस कार्बोनेट आयन है। फास्फोरिक अम्ल H3PO4, है ना। इसी प्रकार से ये अम्ल जो है हम जल में मिलाते चले जाएंगे और हम देख रहे हैं सब में कॉमन है कि भैया वो क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं ये बात दीगर है, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, इस कारण से वो अम्ल है। और फाइनली वो हाइड्रोजन आयन मिलके पानी से बना लेता है H3O आयन, यानी कि जिसे हम कहते हैं H प्लस एक्वस आयन। तो इसलिए हमने कहा है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और ये जलीय विलयन में ही देते हैं। जब तक ये जलीय विलयन नहीं होगा ये क्या नहीं देंगे, हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे, अपना अम्लीय प्रभाव नहीं देंगे। इसे हम सिद्ध भी कर सकते हैं। अगर एक टेस्ट ट्यूब में आप नमक लीजिएगा, क्या लीजिएगा, नमक। नमक का आपको रासायनिक सूत्र पता है क्या होता है, ये नमक है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, NaCl। और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिएगा H2SO4, और जब इसके साथ क्रिया करता है तो ये Na2HCl गैस बनाता है, HCl गैस बनती है। और यहाँ पर आपने एक कॉर्क लगाई है, उसमें एक नली लगाई है, और नली के अंदर से यहां से क्लोराइड HCl गैस बाहर आ रही है, ठीक है। और अगर आप एक लिटमस पेपर लें, नीला लिटमस पेपर, क्योंकि मैंने बताया था कि अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल। और आपने वो जो लिटमस पेपर लिया है वो बिल्कुल सूखा है और उस पर HCl गैस आपने प्रवाहित की, तो आप देखेंगे ये लाल नहीं होता। जबकि हमने बताया तो HCl तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता, अम्ल है। लेकिन वो अम्ल कब है, जब उसको जलीय विलयन में मिलाया जाए। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुष्क है, और जब तक ये शुष्क है ये नीले लिटमस को लाल नहीं करेगी। अब हम ये नीले लिटमस पेपर को पहले पानी में डिप कर लें और फिर यहां पर लेके आए तो वो नीले से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि HCl गैस जैसे ही पानी मिलता है उसके साथ घुलती है, और घुलने के बाद
ये रिएक्ट कर जाती है, वो हाइड्रोजन आयन देती है और क्लोराइड आयन देता है। इन हाइड्रोजन आयन के प्रभाव के कारण वो नीला लिटमस लाल हो जाता है। तो दो बातें आपको समझ में आई इस पूरे प्रकरण से। पहली बात तो वे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। दूसरी बात ये समझ में, मैंने कहा था जलीय विलयन में ये अम्लीय प्रभाव तभी दिखाएंगे जब ये जल में विलय होंगे या ये जल की उपस्थिति में ही ये अपना अम्लीय प्रभाव दिखाएंगे। बिना जल की अनुपस्थिति के ये अपना अम्लीय प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। मैंने इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके दिखाया कि भाई हमने नमक लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला एक प्रणाली में, तो इनकी अभिक्रिया हुई NaCl + H2SO4 की, इनसे हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिली है। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब हमने शुष्क नीले लिटमस पेपर पर लेके गए तो वो लाल नहीं हुआ, लेकिन जब हमने इसी लिटमस पेपर को वापस पानी में डुबाया और फिर लेकर आए तो ये नीला लिटमस लाल हो गया। यानी ये जो HCl की हाइड्रोजन आयन देने की प्रक्रिया है ये केवल जल की उपस्थिति के कारण ही संपन्न हुई है, बिना जल के ये संपन्न नहीं। इज दैट क्लियर? तो ये था अम्ल की परिभाषा के बारे में। सामान्य पहचान हमने बताई थी, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी हमने परिभाषा बताई कि भाई अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अब अगली बात आती है अम्ल की क्षारकता की, कि भाई अम्ल की क्षारकता से क्या मतलब है। अम्ल की क्षारकता, इस शब्द से क्या तात्पर्य है? अम्ल की क्षारकता क्या होती है? अम्ल की क्षारकता, इसे भी जरा समझ लीजिए, छोटी सी बात है ये। अम्ल की क्षारकता की जब हम बात करते हैं तो जो अम्ल जलीय विलयन में जितने हाइड्रोजन आयन देता है उसकी क्षारकता कहलाती है। HCl H आयन प्लस क्लोराइड आयन, तो कितने हाइड्रोजन आयन दिए इसने? एक, तो इसकी क्षारकता कितनी हुई? एक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्षारकता है एक। H2SO4 को जब जलीय विलयन में मिलाया तो कितने हाइड्रोजन आयन दिए इसने? दो, तो हम कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता है दो। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को जब हमने जलीय विलयन में घोला तो इसने कितने हाइड्रोजन आयन दिए? आपने कहा इसने एक दिया, तो इसकी क्षारकता हुई एक। ऐसे ही कार्बोनिक अम्ल की है, इसने कितने हाइड्रोजन आयन दिए? इसने दिए दो, तो हम कहेंगे इसकी क्षारकता कितनी हुई? दो। H3PO4 फास्फोरिक अम्ल को जब जलीय विलयन में घोला गया तो उसने तीन हाइड्रोजन आयन दिए और फॉस्फेट आयन दिए। चूंकि इसने तीन हाइड्रोजन आयन दिए हैं तो इसका मतलब इसकी क्षारकता कितनी हो गई? तीन। इज दैट क्लियर? यानी जो अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन दे रहा है वह इसकी क्षारकता कहलाता है। जरा हम इस पे विचार करें। अब इसका मतलब ये ना बिल्कुल लगा लेना कि भाई जितने हाइड्रोजन हैं, अब तक के केस में आप देख रहे हैं कि जितने हाइड्रोजन आ रहे हैं वही उसकी क्षारकता आ रही, तो हम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई जिस अम्ल में जितने हाइड्रोजन परमाणु मौजूद है वही उसकी क्षारकता है? नो, हमने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अगले एग्जाम्पल से आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि भाई ऐसा नहीं है कि जिसमें जितने हाइड्रोजन है वह उसकी क्षारकता है, बल्कि क्षारकता वह है कि जलीय विलयन में वो कितने हाइड्रोजन आयन बना के छोड़ रहा है। तो जैसे अगले केस में हम देखें एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को यदि हम देखें जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, ये, और इसे जब जल में मिलाते हैं, जल में मिलाने पर ये टूटता है CH3COO- प्लस हाइड्रोजन एक। तो यहां पर अगर देखें तो तीन ये और एक, चार थे। तो जो अगर आप मानते इसे कि भाई जितने हाइड्रोजन परमाणु उतनी क्षारकता, तो उसकी क्षारकता निकल के आनी थी चार, लेकिन चारों का हाइड्रोजन आयन नहीं बना रहा, केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को एज ए हाइड्रोजन आयन ये दे रहा है, तो इस आधार पर इसकी क्षारकता हुई एक। तो मैं समझता हूं अम्ल और क्षारकता ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से आए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई अम्लों के वर्गीकरण की, अम्लों के प्रकार की, कि भाई अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्लों का वर्गीकरण कैसे है। तो इसका वर्गीकरण करने से पहले हमें तीन बातें समझनी होंगी। नंबर एक,
कि अम्ल तो चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें सब में एक कॉमन कैरेक्टर है, और वो ये है कि उनमें हाइड्रोजन आयन है। दूसरी बात ये है कि हाइड्रोजन आयन वो देगा, तो ये मैटर नहीं करता कि वह हाइड्रोजन आयन क्या उतने ही दे रहा है जितने उसमें हाइड्रोजन परमाणु है, बल्कि हाइड्रोजन आयन बनाने की उसकी कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक, तो आयनन होने पर ही हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हम अलग अलग आधार मान के चलते हैं, किस बेस पर हम उसे लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले तो है स्रोत के आधार पर कि भाई अम्ल प्राप्त कहां से हो रहा है। अगर हम स्रोत के आधार पर देखें, सोर्स के आधार पर देखें, तो अम्लों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक कार्बनिक अम्ल और एक खनिज लवण, खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या है भाई? कार्बनिक अम्ल वे अम्ल हैं जो जीवों से प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वो वनस्पति हो, उससे प्राप्त होने वाले अम्लों को हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे आपने देखा था कि नींबू से कौन सा अम्ल मिला है? सिट्रिक अम्ल हमें मिला है नींबू से। टार्ट्रिक अम्ल किससे मिला है? इमली से। लैक्टिक अम्ल दही में है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में है। ये जो डंक, चींटी के डंक में भी है। एक प्लांट होता है नेटल, पहाड़ों में पाया जाता है, उसकी पत्तियों में भी फॉर्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खियां काटती हैं फॉर्मिक अम्ल, इससे में क्या होती है? जलन होती है। चींटी काटे तो जलन होती है। तो ये सब के सब जो है जीवित पदार्थ हैं जिनसे हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसका इन्हें कहा गया है कार्बनिक अम्ल। एक ऐसे ही एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, सिरका जिसे हम कहते हैं, सिरके से प्राप्त हो रहा है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, सिरका। ऐसा नहीं है कि हम इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, हम इन्हें प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमें जीवों से प्राप्त हो रहे हैं, इस कारण से इन्हें कार्बनिक अम्ल। और कार्बनिक अम्ल जितने होते हैं प्राय दुर्बल अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल के प्राय कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। दूसरे होते हैं खनिज अम्ल, जो खनिज पदार्थों से हमें प्राप्त हो रहे हैं, और ये प्राय ये सारे के सारे हम प्रयोगशाला में नहीं आते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हमने कहा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये सब के सब हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं? खनिजों से। जो कार्बनिक अम्ल है, एक और बात मैं बता दूं आपको कार्बनिक अम्ल के बारे में, यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं कहूं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एक अलग पैटर्न दिख रहा है। अब यहां पे देखिए एसिटिक अम्ल CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, तो ये कार्बनिक अम्ल है। अब यहां पर तो डायरेक्ट अगर हम सीधे पहचान देखें तो यहां पर हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर जो है COOH समूह है कार्बनिक अम्लों में। जब कार्बनिक रसायन आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, लेकिन यहां पर एक मोटा मोटा मान के चलिए, मैंने थोड़ा रेफरेंस के लिए बताया, लेकिन यहां पर आप मान के चलिए कि भाई अम्ल वो है जो क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं।
तो एक पदार्थ, एक वर्गीकरण तो ये हो गया जो सीधे के सीधे हमने स्रोत के आधार पर बता दिया कि भाई वो अम्ल मिल कहां से रहा है, जहां से वो मिल रहा है उसी आधार पर वो कार्बनिक अम्ल है या खनिज अम्ल। ये परबल अम्ल होते हैं, जितने भी खनिज अम्ल हैं ये परबल अम्ल होते हैं प्राय, केवल कार्बनिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो अगला वर्गीकरण हमारा अम्ल की शक्ति के आधार पर ये है कि भाई वो परबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। तो हम देखेंगे खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल के बाद अगला जो वर्गीकरण है वो उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर है, शक्ति के आधार पर है। इस आधार पर अम्ल दो प्रकार के हैं, एक अम्ल है परबल अम्ल और दूसरे हैं दुर्बल अम्ल। अब कौन सा अम्ल परबल होगा, कौन सा अम्ल दुर्बल होगा, ये कैसे पता लगता है या ये किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है? अम्ल परबल और दुर्बल। अम्ल, ये अम्ल के बारे में ही बात हो रही है। तो देखिए ध्यान से समझिए, परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। वे अम्ल, आपने देखा अम्ल कोई भी हो, जल में विलयन करेंगे तो क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा, आयनों में टूटेगा। आयनों में टूटना क्या कहलाता है? आयनन कहलाता है। तो यहीं से हमारी प्रबलता और दुर्बलता की बात निकल के आएगी कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनका आयनन अधिक मात्रा में हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि एक अणु कितने हाइड्रोजन आयन दे रहा है, नो। मैंने कहा है जिसका आयनन ज्यादा होके अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है वह परबल अम्ल कहलाता है, और जिसका आयनन कम होता है और कम मात्रा में वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है वो दुर्बल अम्ल है। जैसे मैंने बताया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परबल अम्ल है, H2SO4 परबल अम्ल है, HNO3 परबल अम्ल है, लेकिन यहां पर H2CO3 दुर्बल अम्ल है। जितने भी कार्बनिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, चाहे वो फॉर्मिक अम्ल है, ये कैसे अम्ल हैं? ये दुर्बल अम्ल है। अब सपोज कीजिए हम इन दो की तुलना कर रहे हैं। आयनन देखें इसका H2SO4 जल में जब हमने घोला 2H प्लस सल्फेट आयन दिया इसने। H2CO3 को देखा हमने, जल में घोला तो इसने 2H प्लस कार्बोनेट आयन दिया। अब हम कह रहे हैं ये तो प्रबल है और ये दुर्बल है। अगर आप देखें कि भाई एक अणु इसमें भी 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है, लेकिन ये प्रबल है ये दुर्बल है, ऐसा क्यों? तो मैंने बताया इसका कारण है आयनन। आयन का क्या मतलब है? सपोज कीजिए आपने 50 ग्राम या 50 ml, चलो लिक्विड में ही मान लेते हैं, 50 ml आपने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और 50 ml आपने कार्बोनिक अम्ल लिया और इसे पानी में घोल दिया। तो यहां पर आप देखेंगे 50 ml में से यहां पर लगभग 45 ml टूट जाएगा आयनों में, यानी 45 ml किस में टूट जाएगा? आयनों में, वो प्लस सल्फेट आयन में टूट जाएगा। केवल 5 ml ही ऐसा होगा जो नहीं टूट पाएगा, तो यानी अधिक मात्रा में आयनन हो गया इसका। और अगर यहां पर आप कार्बोनिक अम्ल देखें, देखा कि 25 ml ही केवल टूट पा रहा है, 20 ml इसका टूटता ही नहीं, ऐसा ही रहता है जू का तू, वो H2CO3 के रूप में ही रहता है, इस रूप में आता ही नहीं। ठीक, तो यानी इसका आयनन अधिक हो गया, इसका आयनन क्या हो गया? कम हो गया। तो जिसका आयनन अधिक हुआ है वो क्या है? परबल है, और जिसका आयनन कम है वो दुर्बल है। तो ये जो इनका आयनन अधिक होता है ये परबल है, इनका आयनन कम होता है ये दुर्बल है। इज दैट क्लियर? तो आयनन की जो मात्रा है वह डिफाइंड करती है, वह डिफाइन करती है, वह परिभाषित करती है, वो निर्धारित करती है कि कौन से अम्ल परबल होंगे और कौन से अम्ल दुर्बल होंगे। तो ये भी बात हुई कि भाई परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हमने बताया। अब हम देखेंगे सांद्रता के आधार पर अम्ल।
सांद्रता के आधार पर अम्ल। सांद्रता के आधार पर अम्लों को हमने दो भागों में बांटा, एक सांद्र अम्ल कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल। तो देखिए क्या होते हैं, क्योंकि ये सांद्र और तनु भी परेशान करते हैं, इसलिए इसे भी यहां पर समझ लेते हैं। सांद्र अम्ल और तनु। देखो अम्लों को पानी में घोलकर ही उनका विलयन बनाया जाता है, उन्हें एक्वस फॉर्म में लाया जाता है। अगर आप अम्ल की मात्रा ज्यादा है, जब आप विलयन बना रहे हैं कोई भी, ये अम्ल है और मैं ये पानी है, नीले से पानी दिखा रहा हूं। तो जब अम्ल की तुलना में पानी की मात्रा जो है बहुत कम हो, तो ऐसा विलयन जो है ऐसा विलयन सांद्र विलयन कहलाता है, या और यहाँ पे अम्ल है तो सांद्र अम्ल कहलाएगा। इसके विपरीत यदि अम्ल कम हो और पानी ज्यादा हो, अब मान लिया ये पानी घुलने के बाद ही ये हमने बना लिया 50 ml, और ये भी पानी घोलने के बाद ही हमने बना लिया 50 ml। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 ml तो पानी है और 40 ml क्या है, अम्ल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 ml पानी है और 20 ml क्या हो गया, अम्ल है। तो आप देखते हैं कि उतने ही आयतन में अम्ल की मात्रा यहाँ पर घट रही है तनु विलयन में, यहाँ पे मात्रा ज्यादा है। तो ऐसा विलयन, ऐसा अम्ल जिसमें पानी अपेक्षाकृत कम होता है, सांद्र कहलाता है। और ऐसा अम्ल जिसमें आप ज्यादा पानी मिला दे तो वो क्या कहलाता है, तनु अम्ल कहलाता है। तो इसका मतलब सभी अम्लों के सांद्र हो सकते हैं, सभी अम्लों के तनु हो सकते हैं, क्योंकि ये तो पानी की मात्रा पे डिपेंड है। आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो वो कम पानी वाला है तो सांद्र, उसमें अधिक पानी मिला दिया गया है तो वो। अब ये बात है, अब यहां पर एक पॉइंट आ गया, अम्ल प्लस जल। अब एक नई बात आ गई भाई, ये इसे भी जरा समझ लो। जब ये बात आ गई कि जब अम्ल में जल मिला रहे हैं तो प्रॉब्लम आती है कि भाई किस में क्या मिलाए, पानी में अम्ल मिलाए या अम्ल में पानी मिलाए। तो देखिए बच्चों, अम्ल और जल की जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपी यानी जब भी अम्ल और जल मिलेंगे, ये अम्ल है और ये जल है, जब भी ये मिलेंगे आपस में विलयन बनाएंगे तो इसके विलयन के फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब प्रश्न ये आता है कि जब हम अम्ल में जल मिलाए या जल में अम्ल मिलाए, तो इसका आंसर है हमेशा जल में अम्ल मिलाना है। जल में क्या मिलाना है, अम्ल। क्यों, जरा ये भी देख लीजिए। ये जल है और ये अम्ल है, आप अम्ल डाल रहे हैं ऊपर से, ये अम्ल एसिड, ये। तो देखिए, जब आप अम्ल को मिला रहे हैं जल के अंदर तो ये रिएक्ट होगी, जब ये जल मिलेगा तो एक्जोथर्मिक होगी, तो ये पूरी ऊष्मा जो है पूरे जल में बट जाएगी, तो कोई स्प्लैश नहीं होगा, कोई स्प्लैश नहीं होगा। लेकिन इसके विरुद्ध यदि आप क्या करेंगे कि ये अम्ल है, ये अम्ल है और ऊपर से क्या डाल रहे हैं, जल, जल भरा हुआ है, जल डाल रहे हैं, ये आ रही जल। तो हमने बताया कि ये क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा उत्पन्न हो। ऊष्मा उत्पन्न होने से क्या होगा कि जो जल आपने द्रव रूप में है, ऊष्मा के कारण ये किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। और जब ये गैसीय अवस्था में आएगा तो एसिड जो है स्प्लैश हो जाएगा यहाँ से, तो एसिड के स्प्लैश होने के बाहर छिटक जाने की खतरा बन जाता है। और इवन टेम्परेचर इतना अधिक भी बढ़ सकता है कि टेस्ट ट्यूब जो है आपकी, ये ही ना ब्रेक हो जाए। तो इसलिए हमेशा
ये रिएक्शन ना करके ये रिएक्शन करते हैं, हमेशा जल में अम्ल मिलाते हैं, और जब जल इनकी मात्राओं के अनुपात को देखते हैं, उस आधार पर हम तनु और सांद्र के रूप में इसे परिभाषित करते हैं। तो ये अम्लों के बारे में एक सामान्य ज्ञान था जो हमने दिया आपको इस वीडियो के माध्यम से। अगली वीडियो में हम अम्लों के लक्षणों के बारे में जानेंगे, गुणों के बारे में जानेंगे, उनके कुछ भौतिक गुण और उसके कुछ रासायनिक गुण। आप हमारी वीडियो को अगर पसंद आ रही हैं तो स्टूडेंट्स आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार ऐसे ही हमारे पे बनाए रखिएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे अम्लों के गुणों के बारे में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।